हेलो फ्रेंड्स, शिक्षा भी शालिनी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम जो लोग पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं लवण एवं उसके उपयोग। तो कुछ लवण हमने पढ़ लिए थे, तीन लवण हमारे बचे हुए थे। तो देखते हैं तीन हमारे कौन कौन से बचे थे। उसमें से हम पहला आज स्टार्ट करते हैं, यानी कि देखा जाए तो ये आपका चौथे नंबर का है। वो आज हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे CaOCl2। ठीक है, CaOCl2। तो सबसे पहले इसके नाम देख लेते हैं सारे। इसका नाम है कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। ठीक है, तो इसका नाम है कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, या फिर इसे हम अपनी भाषा में ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। ठीक है, तो कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड या फिर ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। अब ये तो हो गए इसके नाम। अब देखते हैं कि इसको बनाने की विधि, कि इसे बनाया कैसे जाता है। तो इसे बनाने के लिए क्या करते हैं कि जो बुझा हुआ चूना होता है, ठीक है, बुझे हुए चूने का फॉर्मूला वैसे हमने पहले देखा था। ये बुझे हुए चूने का फॉर्मूला है जिसे सिलेक्ट लाइन भी कहते हैं। अब आप मुझे बताएंगे कि बिना बुझे चूने का फॉर्मूला क्या होता है, कमेंट करके बताइएगा। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, मुझे पता नहीं चलता है कि आप पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं, तो आप प्लीज कमेंट कीजिएगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसे कहते हैं बुझा हुआ चूना। इस बुझे हुए चूने पर जब क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है, देखिए गैस बोल रही हूँ, यहाँ पे 2 लगाएंगे। जैसे ऑक्सीजन अगर गैस की बात करेंगे तो 2 लगाएंगे, हाइड्रोजन गैस की बात करेंगे तो 2 लगाएंगे, नाइट्रोजन गैस की बात करेंगे तो 2 लगाएंगे। ठीक है, लेकिन जो हीलियम होती है वो एक ही होती है, नियॉन होती है वो एक ही होती है। ऐसा क्यों होता है वो हम पीरियडिक टेबल वाले चैप्टर में देखेंगे, लेकिन अभी आप इतना याद रखिएगा। ठीक है, तो इसमें हुआ हमारा कि हमने क्लोरीन गैस प्रवाहित की। तो ये तो था हमारा बुझा हुआ चूना, और इसमें हमने क्लोरीन गैस प्रवाहित की, तो हमें क्या मिल गया, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। ठीक है, ये हमारी रिएक्शन हो जाती है जिससे हमें प्राप्त होता है हमारा ब्लीचिंग पाउडर। बनाने की विधि के बाद देखते हैं गुड़। सॉरी, गुड़ नहीं देख, हाँ गुड़ देख लेते हैं। गुड़ क्या होते हैं। अभी आपको लग रहा होगा कि जल्दी जल्दी बता रही हूँ, कुछ एक्सप्लेन नहीं किया है। अभी रुकिए, देखते जाइएगा, सब आ जाएगा समझ में। तो इसका नाम है, तो नाम में कुछ खास नहीं है। बनाने की विधि में बुझे हुआ चूना है और उसमें हमने प्रवाहित कर दिया कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। ठीक है, अब ये जो गुड़ है, गुड़ मैं आपको बताऊं, ये होता है पीले कलर का, पीले कलर का होता है। दूसरा होता है ये जल में घुलनशील होता है, यानी कि जब आप इसे जल में डालेंगे तो ये पूर्ण रूप से उसके अंदर घुल जाएगा। जैसे नमक घुल जाता है आपका, वैसे ये भी पानी के अंदर घुल जाएगा। जल में घुलनशील हो गया। अब यहाँ से आती है हमारी समझने वाली बात कि क्या होता है कि जब आप इसको खुला छोड़ देते हैं, किसको, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड को, जब कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड को खुला छोड़ देते हैं, यानी कि किसी कंटेनर में कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड रखा हुआ है, यानी ब्लीचिंग पाउडर बोलेंगे, ब्लीचिंग पाउडर रखा हुआ है, तो जब आप इसको खुला छोड़ते हैं तो इसमें से बहुत तीखी गंध आती है। वो इतनी तीखी गंध होती है कि पता चल जाता है दूर से कि वहाँ ब्लीचिंग पाउडर रखा हुआ है, और बर्दाश्त करना मतलब थोड़ा मुश्किल होता है। और वो इसलिए होता है क्योंकि बताते हैं, क्योंकि उसमें से क्लोरीन गैस निकलती रहती है, तो उसके वजह से। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि तीक्ष्ण गंध। वैसे ये ब्लीचिंग पाउडर ना जनरली मिल जाता है, घरों में भी मिल जाता है, और जिन लोगों के पास खेत वगैरह होते हैं या मार्केट में भी ये जो उर्वरक वगैरह की दुकान होती है वहाँ आसानी से मिल जाता है। तो तीक्ष्ण गंध होती है इसकी। और एक और खास बात होती है, क्या होती है कि अगर इसको जल में विलय कर दिया जाए, होता है विलय, तो हमने क्या किया, CaOCl2 को हमने मिला दिया जल के अंदर। जब हम इसे जल में मिलाते हैं ना, तो इसमें ये रिएक्शन नहीं करवाना, ये सिर्फ आपको इस तरीके से लिखना है कि जब आप इसको जल में विलय करवाते हैं तो ये क्या करता है, ये ऑक्सीजन को, नवजात ऑक्सीजन को ये क्या करता है, जब कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड को जल में घोला जाता है तो ये ना एक नवजात ऑक्सीजन देता है। नवजात ऑक्सीजन कैसे देता है, जैसे कि समझिए मैंने आपको बताया कि गैस क्या होती है, O2। ये O2 गैस नहीं है, ये क्या चीज है कि आपको ये एक O2 का सिर्फ एक अणु दे रहा है, परमाणु दे रहा है। अब ये परमाणु क्या करता है आपका,
ये परमाणु करता है कि किसी भी चीज पर जब ये पड़ेगा तो उसका कलर उड़ा देगा, यानी कि उस वस्तु को ये क्या कर देगा, रंगहीन कर देगा, रंगहीन कर देगा। जैसे आपने क्या किया, ब्लीचिंग पाउडर को जल में मिलाया और उससे निकलती है ऑक्सीजन गैस। अब मान लो उस ऑक्सीजन गैस के कांटेक्ट में आ गया, उसके संपर्क में आ गया कोई कपड़ा, ठीक है, तो उस कपड़े का जो भी रंग होगा वो उड़ जाएगा, ठीक है। या फिर उसके संपर्क में आ गया कोई कागज, ठीक है, वो कागज का रंग उड़ा देगा। फूलों की पत्तियां उसके संपर्क में आ जाएंगी तो फूलों की पत्तियों का रंग भी उड़ा देगा। यानी कि ये जो ऑक्सीजन निकली है, जो कि गैस नहीं है अभी, क्योंकि ये अभी अभी निकली है, इसलिए इसे नवजात ऑक्सीजन कहते हैं। क्योंकि इस ऑक्सीजन जो कि अभी दो बन भी नहीं पाई है, अकेली है, अभी अभी इसका जन्म हुआ है, इसलिए इसे नवजात ऑक्सीजन कहते हैं। और नवजात ऑक्सीजन किसी भी वस्तु का रंग उड़ा देती है, ठीक है। तो ये था इसके गुण है कि जब भी कैल्शियम ये ब्लीचिंग पाउडर जल के संपर्क में आने पर नवजात ऑक्सीजन देता है, जो कि किसी भी वस्तु को रंगहीन कर देती है। तो यहाँ तक आने के बाद हम देखते हैं इसके उपयोग। अब देखिए, सबसे पहला तो उपयोग यही है कि आपने बोला है कि किसी भी वस्तु को रंगहीन कर देती है। तो अगर हमें किसी वस्तु को वाकई में रंगहीन बनाना है, जैसे कि जब आपका पेपर बनाया जाता है, इंडस्ट्रीज के अंदर पेपर बनाया जाता है, तो जब वो पेपर बनाया जाता है तो उतना सफेद नहीं होता जितना हमें चाहिए होता है, एकदम व्हाइट पेपर चाहिए होता है। तो ये वहां पर यूज किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। या जब कपड़े बनाए जाते हैं, तो जब सफेद वस्त्र बनाए जाते हैं तो उनमें हल्का सा पीलापन हो सकता है, तो उस पीलेपन को खत्म करने के लिए भी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का इस्तेमाल किया जाता है। वैसे भी आपने सुना भी होगा, कपड़े होते हैं तो हम उनको ब्लीच करते हैं ना, तो ब्लीच करने का मतलब ही ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल करना है। क्योंकि देखिए, ब्लीच कर देते हैं तो कपड़े ज्यादा सफेद हो जाते हैं, और इसका नाम भी क्या है, ब्लीचिंग पाउडर। तो नाम से ही पता चल रहा है कि ये ब्लीच करेगा, यानी कि कपड़ों को सफेद कर देगा। तो रंगीन कर देता है या सफेद कर देता है। दूसरा इसका उपयोग किया जाता है कीटाणुनाशी। कीटाणुनाशी देखिए क्या होता है कि जैसे स्विमिंग पूल वगैरह है, ठीक है, तो आपने देखा होगा जब आप स्विमिंग पूल के पास जाते हैं तो एक अजीब सी तीखी गंध आती है वहां पर, बहुत ही तीखी गंध होती है, एकदम ऐसे लगता है कि पता नहीं क्या डाल दिया है इस पानी के अंदर, बहुत ज्यादा पंजेंट स्मेल। वो एक्चुअली स्मेल किसकी होती है, वो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड की ही स्मेल होती है। क्यों? क्योंकि क्या होता है, जब भी वो जल के संपर्क में आता है तो वहां पर जितने भी कीटाणु वगैरह होते हैं वो सब मर जाते हैं। तो इसलिए इसका कीटाणुनाशी के तौर पर भी उपयोग किया जाता है। इसके अलावा कहाँ उपयोग करेंगे, इसके अलावा प्रयोगशाला में उपयोग करेंगे। इसके अलावा आप इसका उपयोग कर सकते हैं पेयजल को शुद्ध करने में कर सकते हैं। एक्चुअली बात एक ही है, आपने स्विमिंग पूल का पानी किया था या पीने का पानी भी करेंगे। आपके यहाँ पर पानी की सप्लाई होती होगी, ठीक है, तो पानी की जब सप्लाई होती है तो कभी कभी ऐसा होता है 15 से 20 दिन के बाद अचानक से पानी में एक स्मेल आने लग जाती है, मतलब ऐसा लगता है दवाई डाली है। हम कहते हैं कि पानी में दवाई मिली आई हुई है, वो दवाई नहीं होती है, वो ब्लीचिंग पाउडर ही होता है। जो पानी के अंदर टैंक्स के जो टैंक्स होते हैं, पानी के ओवरहेड टैंक्स होते हैं, तो उनके अंदर ब्लीचिंग पाउडर डाल जाता है, ताकि वो क्या होता है 10-15 दिन के अंदर जितना भी उसमें कीटाणु वगैरह आ गए हैं वो सब वहां से खत्म हो जाते हैं। तो वो खत्म हो जाते हैं और पानी शुद्ध हो जाता है। तो पेयजल की शुद्धता, या जैसे कुएं बावड़ियां वगैरह होती हैं, अगर उनके पानी को भी शुद्ध करना है तो उसके अंदर भी ब्लीचिंग पाउडर मिला दिया जाता है। और उद्योगों में आप लिख सकते हैं, और प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में भी आप इसे लिख सकते हैं, ठीक है। आई होप कि समझा होगा। अब देखते हैं दूसरा है Na2CO3 10H2O, है ना। ये इसका नाम लिखते हैं, इसका नाम है धावन सोडा, या फिर इसका नाम है कैल्शियम कार्बोनेट, सॉरी सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। देखिए इसमें बाई नहीं लगाया हमने, तो ये खाने के काम में नहीं आएगा। तो ये किस काम में आएगा, ये कपड़े धोने के काम में आएगा, ठीक है, वो हम बाद में देखेंगे। तो इसका नाम हो गया सोडियम कार्बोनेट। अब सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि मैंने पीछे 10H2O क्यों लगाया है। तो यहाँ पे नोट लगा के एक चीज अलग से पढ़ेंगे हम, उसे पढ़ेंगे, वो होता है क्रिस्टलन जल।
क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि जो हमारे लवण है वो ज्यादातर क्रिस्टल की फॉर्म में होते हैं। क्रिस्टल मतलब उनकी एक आकृति होती है। मान लेते हैं हमारे जो Na2CO3 है उसकी आकृति कुछ ऐसे नहीं, ऐसे आकृति है। एक और रह गया, ये लीजिए। ठीक है, ऐसी आकृति है किसकी, हमारे Na2CO3 की। तो ये घन बन गया। अब आप देखिए ना, ये जो घन बना है इसके कॉर्नर जो होते हैं, इन कॉर्नर्स पे तो आपके लगे हुए हैं Na के परमाणु लगे हुए हैं, C के लगे हुए हैं, ऑक्सीजन के लगे हुए हैं, लेकिन इन सबके परमाणुओं के बीच में यहाँ पे अंदर खाली जगह रह गई है थोड़ी सी। उस खाली जगह में क्या होता है, जल के अणु आकर फंस जाते हैं। ठीक है, तो वो जो जल के अणु है इसके सूत्र के साथ तो नहीं आएंगे, क्योंकि इसके सूत्र के साथ में तो नहीं आया ना, ये बंध तो नहीं बनाया उन्होंने, क्योंकि बंध तो किसने बनाए थे, इन अणुओं ने बनाए थे। लेकिन इसके बीच में जो खाली जगह थी वहां पे जल के अणु आके फंस गए थे। तो जब किसी यौगिक के ज्यामिति संरचना जो होती है या क्रिस्टलीय संरचना होती है, उसके बीच में जब जल के अणु आकर फंस जाते हैं तो उसे क्रिस्टलन जल कहते हैं। तो ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे ये एक यौगिक का एक अणु है, मतलब इस यौगिक का एक अणु है, उस एक अणु के अंदर 10 जल के अणु आके फंस जाते हैं, इसलिए हमने एक के साथ में 10 H2O लगा दिया है। जब दूसरा अणु आएगा हमारा Na2CO3 का दूसरा अणु आएगा, तो उस दूसरे के अंदर भी वापस से 10 होंगे, तो 10 इसके अंदर हो गए, 10 इसके अंदर हो गए। तो ये होते हैं हमारे क्रिस्टलन जल। अब क्या था कि हम इसके वो देख रहे थे कि गुण, तो इसके गुण हो गए, रंग कैसा होता है, सफेद होता है। क्या ये जल में विलय होता है, हाँ ये जल में विलय होता है। जल में विलय होने पर क्या होगा, ये क्षारीय होगा। ठीक है, और इसका एक गुण और है कि इसमें क्या पाया जाता है, क्रिस्टलन जल पाया जाता है। कितना पाया जाता है, 10 अणु। क्रिस्टल अणु कितना पाया जाता है, 10 अणु पाया जाता है। अब ये हमारा हो गया इसका नाम, ये हो गया हमारा, रंग नहीं है, हाँ मतलब इसके गुण है ये, तो ये इसके गुण हो गए, तो ये नाम हो गया, इसके गुण हो गए। इसके बाद इसे बनाया कैसे जाता है, सबसे पहले हम देखते हैं कि इसे बनाया कैसे जाता है। तो ध्यान से देखिएगा, हमारे पास क्या था, NaHCO3, यानी ये हमारा क्या था, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, जो कि हमने बोला था खाने का सोडा। ये जब खाने का सोडा होता है तो इसमें आप मिला दीजिए जल, यानी हमने क्या किया, इसे जल में विलय कर दिया। जब जल में इसे विलय कर दिया और साथ में इसमें हमने प्रवाहित की हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस कर दी। जब हमने ये तीनों चीजें की तो इससे बन जाएगा हमारा Na2CO3। जब इससे हमारा Na2CO3 बन जाएगा, साथ में क्या होगा हमारा, माफ कीजिएगा मैंने उल्टी रिएक्शन लिख दी है, सिंपली क्या होगा, आप इसको गर्म कर दीजिए, सिंपली गर्म कर दीजिए। गर्म करने से ये जो हमारा हाइड्रोजन है वो हमारा हाइड्रोजन यहाँ से गायब हो जाएगा और हमारा बन जाएगा Na2CO3। साथ में गैस रिलीज होगी हमारी कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, और ये जो हाइड्रोजन उड़ी थी वो मिलके बना देगी हमारा जल। ठीक है, इस मेथड को कहा जाता है सॉल्वे मेथड। इस मेथड को क्या कहेंगे हम, सॉल्वे मेथड। तो सॉल्वे विधि, तो हमने कैसे बनाया कि जो सोडियम बाइकार्बोनेट था हमारा, बेकिंग सोडा था, बेकिंग सोडा को गर्म किया, ये सिंबल जो होता है वो गर्म करने का होता है, उससे हमारा सोडियम कार्बोनेट बन जाएगा, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलेगी और हमारा जल का अणु बन जाएगा। तो ये हमारी हो गई सॉल्वे विधि, इससे हम अपना Na2CO3 प्राप्त कर सकते हैं। तो इसको प्राप्त करने का मेथड हो गया। अब एक चीज मुझे बताएं कि हमने कल देखा नहीं था कि अगर हमें NaHCO3 चाहिए होगा तो वो कैसे बनाएंगे। तो वो हम क्या करेंगे, जस्ट इसको रिवर्स कर देंगे। हम क्या करेंगे, Na2 जो CO3 है उसको जल में घोलेंगे, जल में घोलने के बाद उसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करेंगे, प्रवाहित करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा NaHCO3। ठीक है, तो ये जो पहले कल हमने देखा था, ये वाला सोडियम बाइकार्बोनेट वाला जो टॉपिक पढ़ा था, उसमें आप इसे नोट कर लीजिए कि उसको बनाने का तरीका ये होता है। ठीक है, दोनों हमने एक साथ देख लिया। इसे सॉल्वे विधि कहा जाता है, इसे सॉल्वे विधि नहीं कहा जाता। अब इसके बाद हम देखेंगे इसके गुण, सॉरी इसके देखेंगे उपयोग।
उपयोग, तो इसका उपयोग होता है धावन सोडा। नाम क्या था इसका? धावन सोडा। तो ये किस काम में आएगा? धोने के काम में आएगा। ये क्या धोएगा? ये धोएंगे हमारे वस्त्र धोने के काम में आएगा। इसके अलावा इसका उपयोग किया जाएगा कागज उद्योग में। कागज उद्योग में भी इसका उपयोग किया जाता है। एक उपयोग किया जाता है इसका अपमार्जक। अपमार्जक मतलब होता है डिटर्जेंट, जिसे आप अपनी भाषा में सर्फ कहते हैं। डिटर्जेंट होता है, उसको बनाने में काम में आता है। तो वापस से मेरा सेकंड क्वेश्चन है आज के लिए आपके लिए कि अपमार्जक Na2CO3 से बनाया जाता है, तो साबुन किससे बनाया जाता है? ठीक है, तो साबुन बनाने के लिए किस यौगिक का उपयोग किया जाता है वो आप मुझे बताएंगे। तो ये इसके उपयोग थे। बाकी प्रयोगशाला और उद्योग में तो आप लिख ही देंगे। प्रयोगशाला में और उद्योगों में इसका उपयोग किया जाता है। उद्योगों में क्या बनाएंगे इससे? आप खाने का सोडा बनाएंगे, देखा था कैसे बनाते हैं, तो आप इससे खाने का सोडा बना सकते हैं और अपमार्जक बना सकते हैं। बाकी ये सब चीजें बनाने में आपके काम आ जाएगा। तो ये था हमारा दूसरा वाला। और सबसे लास्ट और छोटा सा और क्यूट सा, वो देखते हैं लास्ट वाला। वो है हमारा कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ H2O। इसका नाम है प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब ये प्लास्टर ऑफ पेरिस में आप देखिए, यहाँ पे हमने सूत्र लिखा है कैल्शियम सल्फेट। आप इसको लिख सकते हैं कैल्शियम सल्फेट। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है कि हाफ H2O लिखा हुआ है। अभी हमने क्या बोला था कि कोई भी जो हमारा यौगिक होगा उसके अंदर जितने अणु होंगे हम उसे क्या कह रहे थे? क्रिस्टलन जल। तो आप बोलोगे कि मैम एक के अंदर आधा कैसे आएगा? जल के अणु को तोड़ा तो जा सकता नहीं है, तो आधा कैसे देंगे? वो एक्चुअली आधा नहीं होता है। क्या होता है, जो हमारे दो यौगिक होते हैं, किसके हैं ये दोनों? कैल्शियम सल्फेट के। कैल्शियम सल्फेट के दो होते हैं, उन दोनों को शेयर करते हुए एक अणु होता है हमारे जल का। तो एक के हिस्से में कितना आ गया? आधा। ठीक है, जैसे अगर मेरे पास एक चॉकलेट है और मुझे हम दो लोगों के पास मिलके एक चॉकलेट है। ठीक है, आपके और मेरे पास दोनों के पास मिलके एक चॉकलेट है, तो एक के हिस्से में आधी आई ना, बस ऐसे ही समझ लीजिए। तो ये है। अब ये तो इसके नाम हो गए, कैल्शियम सल्फेट भी कह सकते हैं इसे, प्लास्टर ऑफ पेरिस भी कह सकते हैं। और अब देखेंगे कि इसको प्राप्त कैसे किया जाता है। तो इसको प्राप्त करने का तरीका होता है कि कैल्शियम सल्फेट जिसके पास दो जल हों, जब दो जल होते हैं ना तो उसका नाम बदल जाता है, इसका नाम हो जाता है जिप्सम। तो आप कह सकते हो अगर आधा अणु लेके बैठे हैं हम, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस। अगर दो अणु है हमारे पास तो इसका नाम हो जाएगा जिप्सम। तो जब ये जिप्सम को गर्म करेंगे, गरम का सिंबल लगा दिया, जब जिप्सम को गर्म किया जाएगा तो हमें क्या मिल जाएगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, तो ये होता है हमारा इसका बनाने का तरीका। तो हमने इसके नाम देखे, बनाने का तरीका देखा। अब इसके गुण देखते हैं। गुण ये होते हैं कि सफेद रंग का होता है। क्या ये जल में घुलनशील होता है? तो जल में घुलनशील नहीं होता है, लेकिन अगर इसमें आप जल मिला देंगे, जल मिलाने पर इसके साथ कुछ स्पेशल होगा। ये 5 या 10 मिनट के अंदर अंदर जमकर ठोस हो जाएगा, बहुत ज्यादा टाइट हो जाएगा, एकदम सख्त ईंट के जैसा हो जाएगा। तो जल मिलाने पर ये ठोस या फिर कठोर हो जाता है। ठीक है, अभी आप खुद बता देंगे कि हाँ हमने देखा हुआ है, जल मिलाने पर ठोस या कठोर हो जाता है। तो ये इसके गुण थे। अब देखते हैं उपयोग। अब उपयोग से आपको समझ में आएगा कि हो क्या रहा था। देखिए, इसके जो उपयोग है ना, मैं आपको बताती हूँ कि ये है क्या। आप जब घर बनाते हैं, है ना, तो देखा होगा व्हाइट कलर की पुट्टी की जाती है दीवारों पर। तो जो व्हाइट कलर की पुट्टी की जाती है ना, वही प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। तो ये आपका हो गया पुट्टी करने में। पुट्टी कह सकते हो या सीमेंट कह सकते हो। वैसे पहले सीमेंट अलग से होती है, उसके ऊपर व्हाइट सीमेंट से पुट्टी की जाती है। यानी कि जो सफेद सीमेंट जिसे आप कहते हो,
वो यही होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस ही होता है। तो पुट्टी करने में काम आता है। दूसरा होता है जब हड्डियां टूट जाती हैं को जोड़ने में। तो आपके देखा होगा आपने कि जब हड्डी टूट जाती है तो उसके ऊपर प्लास्टर बांधा जाता है, ठीक है, जिसके ऊपर आप खूबसूरत ड्राइंग कर सकते हैं। तो हड्डियां सॉरी, जब हड्डियां टूट जाती हैं तो उनके ऊपर जो प्लास्टर किया जाता है उनको वापस से सेट करने के लिए वो प्लास्टर ऑफ पेरिस से ही किया जाता है। तीसरा, जिन गर्ल्स को कुछ कलात्मक डिजाइन की कुछ चीजें बनाने का शौक होता है, वो पॉट, गमले या कुछ फ्लावर टाइप डेकोरेशन के सामान बनाती हैं, वहां पर भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज किया जाता है, यानी कि सजावटी सामान। ठीक है। इसके अलावा एक और देखिएगा, जो आजकल छत होती है हमारी अंदर की तरफ से जो छत होती है, वो छत पे बड़े सुंदर सुंदर से डिजाइन बने होते हैं। तो वो सारे डिजाइन बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। छतों में या घरों में जो दीवारों पे आजकल बड़े प्यारे प्यारे से डिजाइन आने लगे हैं, वो सारे भी इसी से बनाए जाते हैं। और एक इसका आप लिख सकते हो ताप सहे, क्या बोलते हैं इसको, जो ताप सहन कर सकता है। मतलब क्या होता है, जैसे भट्टी वगैरह बनाते हैं तो उसके बाहर की तरफ ना इसका सीमेंट का वो कर दिया जाता है, तो ये क्या होता है, ताप को सहन करने के लायक हो जाता है। तो ताप को सहन करने वाले को क्या बोलते हैं, अग्निसह इसको कहा जाता है, अग्निसह। तो इसे अग्निसह बनाने में काम में आता है, पुट्टी, हड्डियों को जोड़ने में, सजावटी सामान में, और अग्निसह बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये इसके उपयोग थे। तो ये था हमारा आज का वीडियो। ये हमारे सारे लवण खत्म हो गए हैं। आई होप की दिक्कत नहीं होगी, और होगी तो आप मुझे क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं। आई विल आंसर, कि मुझे जैसे टाइम मिलेगा मैं आपको आंसर कर दूंगी उसका। इसके बाद हमारा सिर्फ एक टॉपिक बचता है, साबुन एवं अपमार्जक, वो हम जल्दी पूरा कर लेंगे। थोड़ा समय की कमी है इसलिए थोड़ा धीरे धीरे जा रहा है, बट जल्दी ही हम कोर्स भी पूरा करेंगे और टॉपिक भी आगे पूरा करेंगे। और आप मुझे कमेंट करके ये बताएं अब आपको कौन सा चैप्टर चाहिए, बायोलॉजी का आगे चाहिए, फिजिक्स का चाहिए, आप इन दोनों में से मुझे बता दीजिएगा, क्योंकि ये चैप्टर हमारा पूरा होने वाला है। इसलिए कैसा लगा बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, जो क्वेश्चन पूछे उनके आंसर भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच।